नमस्कार, वंदे मातरम। यूट्यूब की ऑनलाइन दुनिया में हमारे इस छोटे से घर अपूर्व पथ सफलता का में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं साहित्य की दुनिया की ओर। बात करते हैं काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा में सहायक आचार्य और यूजीसी नेट स्लेट आदि के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम जानते हैं कि इसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों का अध्ययन हमें करना पड़ता है। बात जब भी काव्य शास्त्र की आती है तो विद्यार्थी जो है इसे एक होवा समझते हैं, और होता यह है कि तैयारी करने वाला विद्यार्थी या तो काव्य शास्त्र के टॉपिक को छोड़ ही देता है, और या फिर उसको एक बार पढ़ के रख देता है कि जो भी होगा देखा जाएगा। इससे पहले हम पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वानों के मतों को पढ़े, समझे। हमें आज पहली ही क्लास में यह जानना जरूरी है कि वास्तव में काव्य शास्त्र होती क्या है। काव्य शास्त्र को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले जो है कविता को समझें, और कविता को समझने के लिए यह जरूरी है कि कवि क्या होता है, किसे कवि कहते हैं, इस बात को समझ। हमारे पास आज सीखने के, समझने के लिए 3 बिंदु है: काव्य शास्त्र, कविता और कवि। देखिए, काव्य शास्त्र की ओर बढ़े इससे पहले आधार के रूप में सबसे पहले हम ये जाने कि कवि होता क्या है, फिर कविता क्या होती है और काव्य शास्त्र क्या होती है। इन तीनों की हम बात आज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कवि की। वैदिक साहित्य का एक सूक्त जो है वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है: कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। अर्थात कवि जो है वह है जो बुद्धिमान हो, परिभू यानी कि सर्वव्यापी हो, और स्वयंभू यानी कि जो स्वयं उत्पन्न करता हो। यह जो वैदिक साहित्य का सूक्त है, इसका भावार्थ यह है कि कवि वास्तव में सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र यानी कि सभी जगह, और स्वयंभू यानी जो स्वयं उत्पन्न। अर्थात कवि ऐसा रचनाकार है जो कि ईश्वर के समान है, सृजक है। जिस प्रकार से ईश्वर सर्वत्र है, सर्जक है, वैसे ही कवि भी ईश्वर के समकक्ष माना गया है, सर्जक माना गया है। संस्कृत साहित्य के अमरकोश की एक परिभाषा हमारे सामने लिखी गई है: कवयति सर्व जानाति सर्व वर्णयति कवि। कवि वास्तव में वह है जो सब कुछ जानता है और सब वर्णन करता है, वही कवि है। अर्थात कवि जो है वही बात सर्वज्ञ है और सर्व वर्णन करता है। इन परिभाषाओं का अर्थ काफी व्यापक है। कवि को ईश्वर के समकक्ष रचनाकार, सर्जक माना गया। उसी के समान कवि सब जानता है और जान करके उसका वर्णन करता है। अर्थात कवि के अंदर 3 बातें होना जरूरी है। सबसे पहले वह सर्वज्ञ हो। अब दुनिया में सर्वज्ञ तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन तात्पर्य यह है कि उसके पास अच्छा खासा ज्ञान हो, वही कवि हो सकता है। दूसरी बात, कवि के अंदर सृजन शक्ति हो। आप बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन उसको यदि लिख नहीं पाते, दूसरों के सामने रख नहीं पाते, तो भी आप
इस परिभाषा के अनुसार कवि के दायरे में नहीं आते। और तीसरी बात है अभिव्यक्ति की क्षमता। इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम यह समझते हैं कि सर्वज्ञ होने का अर्थ है कवि के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देखने की क्षमता हो, उसकी मानसिक अनुभूति इस तरह की हो कि वह किसी वस्तु को नए दृष्टि से देखे, नए विचारों से समझे और अपने भावों को जो है वो अभिव्यक्त करे। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक परिभाषा और मिलती है कवि के बारे में, निरंकुशा कवि। अर्थात कवि जो होता है वह निरंकुश होता है। निरंकुश होता है अर्थात वह स्वच्छंद रूप से काव्य की रचना, उसे बांधा नहीं जा सकता। ज्ञान की दुनिया में, भावों की दुनिया में, शब्दों की दुनिया में निरंकुश होता है। अर्थात वह सुख में दुख का वर्णन करता है, क्रोध में प्रेम का वर्णन करता है, आशा में मृत्यु का वर्णन करता है, निराशा में आशा का, दुख में सुख का, मृत्यु में अमृतत्व का। अर्थात वह कहीं से कहीं भी ले जा सकता। कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में शब्दों व भावों से नए भावों और शब्दों की उत्पत्ति करना ही कवि। शब्द और भाव देखे, कहीं पढ़े और फिर अपने अंदर जो भाव उत्पन्न हुए उन भावों को नए शब्दों के द्वारा नए रूप में प्रस्तुत करना, यह काम करने वाला जो है वो कवि। अर्थात कवि हर वस्तु को नए तरीके से देखता है। कहता है ना कि लिबास बदलने से कोई शायर नहीं बन जाता, नजरिया बदलना पड़ता। अर्थात आपका देखने का नजरिया कैसा है, आपका सोचने का नजरिया कैसा है। जिस व्यक्ति का किसी वस्तु को देखने का, सोचने का नजरिया जितना ही विस्तृत होगा, वह उतना ही अच्छा रचनाकार होगा, उतना ही अच्छा कवि होगा। तात्पर्य यह है कि कवि वास्तव में सौंदर्य का दृष्टा है और सौंदर्य का सृष्टा है। दृष्टा अर्थात देखने वाला और सृष्टा अर्थात सर्जन करने वाला। कवि किसी वस्तु को, किसी दृश्य को सौंदर्य की दृष्टि से देखता है, उन भावों को नए रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से वह दृष्टा की भूमिका निभाता है। माफी चाहते हैं, थोड़ी आवाज की तकनीकी समस्या है। तो इस चर्चा के बाद हम यह समझ सकते हैं कि वास्तव में कवि वह है जो किसी चीज को नए तरीके से देखता है, प्रत्येक वस्तु को चेतन की दृष्टि से देखता है। पेड़ में, पौधों में, नदी, नाले, झरने, पहाड़, मोबाइल, लाइट, पंखा, हर वस्तु को यदि आपका देखने का नजरिया अलग है और देखकर आप उन भावों को नए शब्दों के द्वारा कल्पना के साथ प्रस्तुत करते हो तो आप कवि हो। ये तो हो गई अपनी पहली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कविता क्या है। इसे हम विस्तृत अर्थ में काव्य कहते हैं। देखिए, हमें 3 शब्द मिलते हैं यहाँ, काव्य, साहित्य और वांग्मय।
तीनों को सामान्यतः पर्याय के रूप में काम में लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वांग्मय। वांग्मय का अर्थ है वाक, यानी कि वाणी। वाणी से उत्पन्न जो भी है वह वांग्मय। यह एक तरह से साहित्य का, काव्य का बहुत विस्तृत दायरा है, जिसमें मौखिक और लिखित, साहित्य के मौखिक और लिखित दोनों रूप आ जाते, वह है वांग्मय। फिर काव्य की बात करें, वर्तमान संदर्भ में काव्य का अर्थ केवल पद्य रचनाओं से लिया जाए, अर्थात जो भी कविता के रूप में है वह काव्य है। हालांकि हम थोड़ा पीछे चले और संस्कृत साहित्य की बात करें तो काव्य का अर्थ काफी विस्तृत है। वहां सिर्फ पद्य ही काव्य नहीं है, वहां पर कवि का जो कर्म है वो काव्य है। साहित्य दर्पण की जो परिभाषा है, कवे कर्म काव्यम, कवे कर्म काव्यम, अर्थात कवि का जो कर्म है वही काव्य है। कवि जो करता है, जो उसकी रचना है, वह काव्य है। कवयेति कवि तस्य कर्म काव्यम, अर्थात कवि जो करता है वही उसका कर्म है और वही काव्य है। यदि हम साहित्य की बात करें, आगे आएगा, अभी एक परिभाषा आएगी भामह की, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। यह भामह की परिभाषा है, अर्थात शब्द और अर्थ का सहित होना, सहित होना यानी कि साथ होना, सहभाव होना, वही काव्य है। यही जो सहित है वास्तव में साहित्य का पर्याय है। यही जो सहित है वह साहित्य का पर्याय है। सहित क्या होना? शब्द और अर्थ दोनों का साथ होना। हालांकि यह परिभाषा जो है अपने आप में अतिव्याप्ति दोष से बहुत विस्तृत हो गई है। शब्द और अर्थ का साथ तो हर किसी शास्त्र में होता है, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक हो या इतिहास की हो, सभी में शब्द और अर्थ तो साथ होते ही है। तो क्या उसे काव्य की श्रेणी में मानेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है यह सहित होने का भाव है, यही इस साहित्य शब्द का मूल है। अर्थात हम यदि एक शब्द में समझना चाहे तो वर्तमान में साहित्य का संदर्भ जो है वो गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं से लिया जाता है। कभी यह था कि काव्य शब्द जो है बहुत विस्तृत था, वांग्मय उससे भी विस्तृत था। अब जो है काव्य का अर्थ हम सामान्यतः पद्य या कविता से लगाते हैं और वांग्मय का अर्थ मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का साहित्य है जो भी हमारी वाणी से उच्चरित है। वाक की देवी जैसा आपको पता है, सरस्वती, वाक का अर्थ वाणी, वाणी से जो भी उच्चरित हुआ मौखिक रूप में या लिखित रूप में वो वांग्मय है। और साहित्य जो है वो गद्य और पद्य का दोनों का जो संयोजन है, दोनों को आजकल जो है साहित्य के रूप में समझा जाता है। बात यह है कि यह सहभाव क्या है, साथ होना क्या है, शब्द और अर्थ का साथ होना क्या है। शब्द और अर्थ का साथ होना जब सामंजस्य के रूप में हो, दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए चले, ऐसी जो रचना है वह काव्य कहलाती है। तुलनात्मक रूप से, आनुपातिक रूप से शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हो, साथ दें, ऐसी रचनाएं काव्य कहलाती है। अब हम कुछ ऐसी परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम काव्य लक्षण कहते हैं
अलग अलग विद्वानों ने, संस्कृत के आचार्य, हिंदी के विद्वान, हिंदी के कवि, हिंदी के लेखक और अंग्रेजी के जो साहित्यकार है, उन्होंने जो है काव्य के बारे में क्या विचार रखे उनकी बात करते हैं। अग्नि पुराण की एक जो काव्य के बारे में युक्ति है वो दी गई है। क्या है देखिए, संक्षेपाद वाक्यम मिष्टार्थ वेच्छिना पदावली काव्यम स्फुरदलंकारम गुणम वदोष वर्जितम। अर्थात संक्षिप्त हो, इष्टार्थ यानी कि चाहा गया अर्थ, इष्ट अर्थ की पदावली, इसमें अलंकार हो, गुण हो व दोष वर्जित। चार चीजें, संक्षिप्त, इष्टार्थ यानी कि आप जो अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं, अलंकृत, गुणयुक्त और दोष रहित। यह अग्नि पुराण की। फिर एक मम्मट की परिभाषा है जो हिंदी साहित्य में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या कहते हैं, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वपि। अदोषो यानी कि बिना दोष के, दोष रहित, शब्द एवं अर्थ सगुण, गुण सहित, अनअलंकृति पुनः क्वपि, कभी कभी अलंकार से रहित भी हो, वह जो है काव्य है। देखिए, दोष नहीं हो, सगुण हो, अलंकार भले ही नहीं हो, लेकिन उसमें शब्द और अर्थ का साथ होना चाहिए। यही बात वहम वाली कुछ बातें इन्होंने और जोड़ दी। दोष रहित हो, गुण सहित हो, अलंकार भले ना हो, लेकिन शब्द और अर्थ का सहभाव जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आनंदवर्धन की काव्य के बारे में क्या सोच है, क्या कहते हैं वो काव्य को, शब्दार्थ शरीर तावत काव्य। शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है। तो फिर शरीर यदि शब्द और अर्थ है तो विद्वानों में यह बात चली कि फिर आत्मा क्या है ना। और हम भारतीय काव्य शास्त्र में, संस्कृत और हिंदी में हम देखते हैं कि काव्य की आत्मा क्या है, इस पर एक लंबी चर्चा चलती है। जो रस से लेकर रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि तक, कुछ विद्वान रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, कोई रीति को, कोई ध्वनि को। इस प्रकार ये चर्चा आगे जो है चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। एक दो परिभाषा इसमें लिखी हुई नहीं है। आचार्य विश्वनाथ की एक परिभाषा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्य अर्थात रसात्मक वाक्य जो है वह काव्य है। इसके बाद जो है पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। इन्होंने कहा कि रसात्मक वाक्य जो है वो काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ की जो परिभाषा है, उन्होंने कहा कि रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्य। रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्य, प्रतिपादक शब्द काव्य अर्थात रमणीय अर्थ की उत्पत्ति करने वाले शब्द जो है वो काव्य है। अब बात आती है कि यह रमणीय अर्थ क्या। रमणीय का अर्थ है रोचक, आकर्षक, या हम कहें कि कुछ हटकर, चमत्कार के रूप में चमत्कार के, ऐसी रचना जो रमणीय अर्थ को उत्पन्न करती हो, अर्थ की रमणीयता को बढ़ा देती हो, चमत्कार वाली हो, वह काव्य है। फिर हिंदी के कुछ विद्वानों की जो काव्य के बारे में चर्चा है, चिंतामणि का कहना है सगुण अलंकारन सहित, अर्थात सगुण मतलब गुण सहित, अलंकार सहित, दोष रहित जो हो
शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सबको। वही बात जो हमने पीछे संस्कृत के आचार्यों में देखी, पढ़ी। गुण सहित हो, अलंकार हो, दोष रहित हो और शब्द और अर्थ का इसमें भावन हो, वह काव्य के रूप में सभी के बीच में जाना जाता है। महाकवि देव की परिभाषा भी कुछ ऐसी ही है। शब्द जीवति, शब्द जिसका जीव है, अर्थ मन, और अर्थ के रूप में कौन है? मन। वास्तव में इन्होंने काव्य पुरुष की कल्पना की, काव्य को एक पुरुष के रूप में माना है, जिसकी आत्मा शब्द है, जिसका मन जो है अर्थ है, रसमय अर्थात रस युक्त, सुजस यानी यशस्वी जिसका शरीर है, उसका संपूर्ण शरीर कैसा है? रस युक्त है, यशस्वी है। चलत वह जुग छंद गति, युग मतलब दोनों छंदों की गति से चलता है। दोनों छंद कौन से? वर्णिक और मात्रिक। और जिसमें अलंकार की गंभीर छटा हो, ऐसी रचना को देव जो है वो काव्य। कुछ एक दो और परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उनका कहना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था जो है वो ज्ञान दशा कहलाती है, जब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है सांसारिक मोह, माया, क्रोध, मद, लोभ आदि से, जब व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है तो कहते हैं कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। आत्मा की मुक्त अवस्था जो है ज्ञान दशा कहलाती है, लेकिन हृदय की मुक्त अवस्था जो है, हृदय की मुक्त अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। और इस रस दशा के अंदर व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो वर्णन करता है, इस रस दशा के अंदर मनुष्य की वाणी जो शब्दों का विधान करती है, इन शब्दों का चयन करके अपनी अभिव्यक्ति करता है, वो कविता कहलाती है। कितनी सुंदर बात कही है। जब आत्मा मुक्त हो जाए तो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान दशा, और जब हृदय की मुक्त अवस्था हो तो रस दशा। और ऐसी रस दशा में जब हम अपनी अभिव्यक्ति को उचित शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कविता कहते हैं। अंग्रेजी के एक विद्वान हुए कॉलरिज। कॉलरिज का कहना है कि कविता क्या है? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम में प्रस्तुतिकरण है। पोइट्री इज बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। कविता शब्दों का बढ़िया से बढ़िया क्रम में, बढ़िया से बढ़िया शब्दों का प्रस्तुतिकरण। जब आप अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करके अपने भावों को, उन शब्दों को सही क्रम में रखते हुए प्रस्तुत करें तो वो कविता बने। वर्ड्सवर्थ के बारे में आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि कविता जो है प्रबल भावों का सहज उछलन है। क्या कहते हैं वो? प्रबल भावों का सहज उछलन है। देखिए, प्रबल भाव, उनका सहज प्रवाह या सहज उछलन। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ फीलिंग्स, पावरफुल फीलिंग्स। जब हम अपने भावों को रोक नहीं पाए, बहुत तेज गति से भाव हृदय में उमड़ रहे हो, प्रबल भाव हो, और वो जब सहज रूप से अभिव्यक्त होते हो तो जो रचना बनती है वो क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। अब इतनी चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में कविता जो है, काव्य जो है, इसे हम अब मोटे तौर से साहित्य के रूप में, काव्य के रूप में, दोनों रूप में देखेंगे। क्योंकि साहित्य शास्त्र कहें या काव्य शास्त्र कहें, एक ही है। साहित्य को हम किस रूप में देखते हैं, आलोचना करते हैं, काव्य को हम किस रूप में मूल्यांकित करते हैं, वही काव्य शास्त्र है। तो साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र में काव्य जो है, साहित्य जो है, उसमें 5 चीजें बहुत महत्व: शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना और बुद्धि। शुरुआत जो होगी वो भावों से होगी।
हमारे हृदय में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं और वही हमारे लिए प्रेरक का काम करते हैं। भावों के उत्पन्न होने के बाद कवि जो है कल्पना करता है, कवि कल्पना का प्रेरक जो है वो भाव है। यही अभिव्यक्ति का उद्दीपक है और अंत में जब कविता के रूप में हमारी अभिव्यक्ति हो जाती है, उसका जो उद्दीपक है, का जो शुरुआती जो बिंदु है, जहां से शुरुआत होती है, वो है भाव। जब भाव उत्पन्न होते हैं तो हम कल्पना से जोड़ते हैं, कल्पना के द्वारा हम कुछ शब्दों का विधान करते हैं। अभी कुछ विद्वानों की हमने परिभाषाएं पढ़ी, जिनका कहना था कि शब्द और अर्थ का सहित हो, अर्थात शब्द और अर्थ साथ में हो। किसी ने कहा कि शब्दों का बेहतर से बेहतर क्रम हो, कॉलेरिज ने। तो ये कल्पना शब्द और अर्थ का विधान करती है। देखिए, सबसे पहले भाव, फिर उसमें कल्पना का संयोजन, फिर कुछ अच्छे शब्दों का चयन और अर्थ की उत्पत्ति। अब ये अर्थ कैसा है? रमणीयार्थक हो सकता है, रसात्मक हो सकता है, यही कविता है। बुद्धि तत्व का और संयोजन हो जाता है। बुद्धि तत्व यानी कि विचार। बुद्धि तत्व का जो है वो गद्य में प्रधानता होती है। क्योंकि हम साहित्य की बात कर रहे हैं, तो साहित्य या काव्य वास्तव में क्या है? शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना और बुद्धि तत्व का बेहतर संयोजन, आनुपातिक रूप, इन सब का जब सामंजस्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं या साहित्य कहते हैं। हम यहां तक पहुंच गए कि काव्य शास्त्र को हम पढ़ना तो चाहते हैं, पर वास्तव में काव्य या साहित्य है क्या? कवि से शुरू हुए, काव्य क्या है, साहित्य क्या है? काव्य के लिए किन किन चीजों की जरूरत ज्यादा होती है? शब्द की, अर्थ की, भाव की। देखो, मुझे उर्दू का एक शेर याद आता है। एक शायर कहता है कि शेर जो है वो अल्फाज से नहीं जज्बातों से कहे। शेर अल्फाजों से नहीं जज्बातों से कहे जाते हैं, अर्थात महत्वपूर्ण जो है जज्बात है, भाव है। और यही जज्बात जो है अल्फाज की रचना करते हैं और इन अल्फाजों से जो अर्थ उत्पन्न होता है वह हमें आनंद देता है, वह हमें रस की प्राप्ति करवाता है, वह हमें रमणीयार्थक लगता है। यही तो काव्य है, यही तो साहित्य है। आगे बढ़ते हैं। काव्य को हम समझ चुके, अब बात करते हैं काव्य शास्त्र की। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म देखने के बाद जब हम बाहर आते हैं और कोई हमसे पूछे कि फिल्म कैसी लगी, के बाद फिल्म, नाटक या कोई उपन्यास, कहानी पढ़ने के बाद भी हो सकती है। कोई आपसे पूछे कि कैसी लगी, तो आप उसके बारे में अपनी राय देते हैं। हम उसको जज करते हैं कि वास्तव में फिल्म कैसी थी, या जो किताब आपने पढ़ी, जो उपन्यास आपने पढ़ा, वो कैसा था। क्या आपने कभी सोचा है कि हम राय किस आधार पर देते हैं? राय देने वाले भी दो तरह के लोग होते हैं। अर्थात किसी फिल्म की, नाटक की या किसी कलाकृति की, उस कलाकृति को देखने वाले, मूल्यांकन करने वाले दो तरह के लोग। कुछ लोग तो अव्यवस्थित तरीके से मूल्य, कुछ लोग व्यवस्थित तरीके से मूल्य। दो तरह के लोग होते। पहले तरह के तो वो लोग होते हैं जिनको पता भले ही कुछ ना चला हो, लेकिन उन्होंने फिल्म को एंजॉय किया है, आनंद लिया है, और वो जो भी आए बता देते हैं। लेकिन अगर आप उनसे जज करने का कारण पूछें, आप उनसे मानक पूछें उनके कि आपने किस आधार पर उस फिल्म को अच्छा या बुरा बताया है, किस आधार पर
आप कह सकते हैं कि फिल्म आनंददायी थी या नहीं थी, उपन्यास या पुस्तक जो आपने पढ़ी वो अर्थपूर्ण थी या नहीं थी, तो वो बता नहीं पाएंगे। ऐसे लोग तो अव्यवस्थित आनंद लेने वालों की श्रेणी में आते, लेकिन जो व्यवस्थित आनंद लेने वाले के पास कुछ कारण होगा। फिल्म देखने के बाद वो आपको बताएंगे कि पटकथा जो है वो इस तरह से कमजोर थी कि ये चीजें नहीं, तकनीकी रूप से पिक्चर जो है वो इस प्रकार से कमजोर थी या इस प्रकार की जो उसमें विशेषताएं थी, एक्टिंग जो है वो इस तरह से कमजोर थी, ये बातें इसमें अच्छी थी। म्यूजिक के बारे में बताएंगे वो, क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थित रूप से उसके बारे में बता रहे और वास्तव में यही जो है आलोचक है। अर्थात जब हम किसी रचना को जज करें, किसी कला के बारे में अपनी राय दें, तो हमारे पास विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम व्यवस्थित रूप से उसके बारे में बता सकें। यह जो विश्लेषण करने की क्षमता है, इसके लिए कुछ पैमाने होने चाहिए। ऐसे काव्य का विश्लेषण करने के लिए भी कुछ पैमाने, कुछ मानक तय कर दिए गए। यह पैमाने और मानक ही क्या कहलाते हैं? काव्य शास्त्र कहलाते हैं। काव्य शास्त्र कवि के लिए भी जरूरी है और काव्य शास्त्र सहृदय के लिए भी, दोनों के लिए जरूरी। कवि के लिए काव्य शास्त्र कैसे जरूरी है? जब उसे इन मानकों का, इन पैमानों का, इन नियमों का ध्यान होगा, तभी वह एक अच्छी रचना कर पाएगा। जिस तरह से व्याकरण सीखने के लिए, किसी भाषा की व्याकरण सीखने के लिए आपको नियम पता होने चाहिए। व्याकरण सीखकर हम उस भाषा को शुद्ध रूप में व्यवहार में ला सकते, शुद्ध रूप में व्यवहार में ला सकते। वैसे ही हम इन मानकों और पैमानों की सहायता से काव्य की बेहतर रचना कर सकते हैं। और सहृदय के लिए क्या होता है? सहृदय जैसे साधारण शब्दों में कहें तो जो आनंद लेने वाला व्यक्ति है, जो फिल्म देखने वाले लोग थे, वो आनंद तो ले रहे हैं, पर क्या वो सहृदय हैं? वास्तव में सहृदय वह है जिसके अंदर भाव है, अर्थात जो भावुक है, जो संवेदनशील है और जिसके अंदर क्षमता है इन भावों को समझने, उसे साहित्य में सहृदय कहा जाता है। अर्थात यदि आपके अंदर उन भावों को समझने की, अनुभव करने की, रसास्वादन की क्षमता है, तो आप सहृदय कहलाएंगे। आपके अंदर रसास्वादन की क्षमता ही नहीं है, आप चले गए कोई हॉलीवुड मूवी देखने और आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही नहीं है, तो आपके अंदर क्षमता ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। और फिर आप यदि कहते हैं कि पिक्चर जो है वो अच्छी नहीं लगी, मूवी जो है, तो फिर आप आलोचक की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये मानक कवि के लिए जरूरी है और सहृदय के लिए जरूरी है, अर्थात जो श्रोता है, जो दर्शक है, जो पाठक है, उसके लिए भी जरूरी है। श्रोता, दर्शक, पाठक तभी बेहतर आलोचना कर पाएगा जब उसे इसका अच्छी तरह से ज्ञान होगा। आपने वो एक कहावत सुनी होगी कि एक हीरा कोई मिट्टी के अंदर दबा हुआ पड़ा था, कई सालों तक दबा हुआ रहा, उसके ऊपर से खूब सारे लोग गए, बैलगाड़ियां गुजरी, कभी कोई किसान गुजरा, कभी कोई हल गुजरा, लोग आते गए जाते गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वहां से ऊपर से एक जौहरी गुजरा। तब उस हीरे को बहुत दर्द हुआ, पूछा कि इतने सालों से दबा हुआ पड़ा है, मुझे कभी दर्द हुआ ही नहीं, आज दर्द होने का क्या कारण है? तो कहा कि इतने सालों से मेरे ऊपर से जो लोग गुजरे वो मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन आज एक जौहरी गुजरा है और वो भी यदि मुझे नहीं परख सका, तो आज मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। एक दोहा याद आ रहा है मुझे। दोहा इस प्रकार से है कि
सरस कविन के चित्त को बेधत द्वेषो कौन। सरस कविन के चित्त को बेधत द्वेषे कौन, असमझवार सराइबो समझवार की मौत। सरस कवि के चित्त को, अच्छे कवि के हृदय को बेधत द्वेषो कौन, बेधत मतलब पीड़ा पहुंचाते हैं। वे दो कौन है? अच्छे कवि के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली दो बातें कौन सी है? सरस कवि के चित्त को बेधत द्वेषो कौन, असमझवार को सराइबो, जो समझता ही नहीं है वह आपकी यदि प्रशंसा कर रहा है, और समझवार की मान अर्थ जो वास्तव में समझता है, जिसे इन मानकों का, इन पैमानों का, इन नियमों का ज्ञान है, वो अगर मौन है, वह अगर चुप्पी साधे हुए हैं, तो आपके काव्य में वास्तव में कुछ कमी है। तो जो अच्छा कवि होता है वो इन दो बातों से दुखी। असमझवार को सराइबो, जो जानता ही नहीं है वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, और जो ज्ञानी है, जो जानता है वास्तव में काव्य शास्त्र को, वो यदि आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, वह मौन है, चुप है। तो ये बातें जो है एक अच्छे कवि को बहुत ही दुख पहुंचाती है। अब यदि काव्य शास्त्र के बारे में बात करें तो ऐसे मानक, ऐसे नियम कौन से हैं? देखो, काव्य के भेद पता हो, छंद की जानकारी हो, रस की जानकारी हो, काव्य के गुण के बारे में पता हो, काव्य दोष के बारे में पता हो, काव्य हेतु क्या होते हैं, काव्य प्रयोजन क्या होते हैं, अर्थात खूब सारे यति, गति, लय, तुक, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छी काव्य रचना कर सकेंगे एक कवि के रूप में, और आप उसका रचना का अच्छा मूल्यांकन कर सकेंगे एक सहृदय के रूप में, एक पाठक के रूप में, एक श्रोता के रूप में, एक दर्शक के रूप में। किसी कविता को, किसी काव्य को मूल्यांकन करने के लिए, परखने के लिए, परीक्षण करने के लिए अच्छा है या बुरा है, आनंददायी है या नहीं है, इन सब के लिए हमें जिस शास्त्र की, जिन नियमों की जरूरत होती है, उसे हम काव्य शास्त्र के रूप में जानते हैं। वास्तव में काव्य को परखने के मोटे तौर से हम देखें तो 3 बिंदु। ये सारी बातें अभी जो मैंने कही, इन तीनों में आ जाएगी। देखिए, उसका कला पक्ष क्या है, अर्थात उसका रूप कैसा है। इसमें वही छंद, अलंकार आदि बातें। भाव पक्ष में मनोभावों का विश्लेषण किया जाता है, और उस मानसिक प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, जिसके मद्देनजर गुजरते हुए कवि ने इस काव्य की रचना की। काव्य रचना करते समय कवि किन भावों को महसूस कर रहा था, क्या उसकी फीलिंग थी, इसका वर्णन जो है वो भाव पक्ष में किया जाता है। और तीसरा है उसका वस्तु पक्ष, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंटेंट, अर्थात उसके अंदर है क्या, उसका दर्शन कैसा है, सामाजिक पक्ष का उसमें कैसा वर्णन है, सांस्कृतिक पक्ष का वर्णन कैसा है, राजनीतिक कोई घटनाक्रम है तो उसका वर्णन किया है या नहीं, यह जो है वस्तु पक्ष के अंदर देखा जाता है। कवि की भावनाओं का, उसकी फीलिंग्स का, लिखते समय उसके मनोभावों का, मानसिक स्थिति का जो वर्णन है वो भाव पक्ष में देखा जाता है, और कला पक्ष में उसके रूप का, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष आदि जो है वो कला पक्ष के अंदर देखे जाते हैं। चाहे हम अंग्रेजी साहित्य की बात करें या संस्कृत साहित्य की, विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। कुछ विद्वान जो है कला पक्ष को बहुत महत्व देते हैं, और कुछ विद्वान भाव पक्ष को बहुत महत्व देते हैं, कुछ विद्वान वस्तु पक्ष को बहुत महत्व। विद्वानों की जो राय है, आलोचक की राय जो है वो समय के अनुसार और उसके दृष्टिकोण के अनुसार होती है। ये सबसे बड़ी बात है। हमने सुना कि प्लेटो कहते हैं कि एक अच्छे राज्य के अंदर कवियों का कोई काम नहीं है, तो उनका जो समय था वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने ये बात किस कारण से कही, इस समय के नजरिए से देखा जाना चाहिए।
कवि का दृष्टिकोण कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अर्थात किसी भी कवि के, किसी भी आलोचक के, किसी भी सिद्धांत के, कला पक्ष के, भाव पक्ष को, वस्तु पक्ष को, सिद्धांत में किसको ज्यादा महत्व दिया गया है, यह इन पर निर्भर करता है। समय के साथ कवि के विचार भी बदलते रहते हैं, आलोचक के विचार भी बदलते रहते हैं। कोई आलोचक, कोई सहृदय, कोई मूल्यांकन करता 20 साल पहले कोई बात कहता है, हो सकता है कुछ समय बाद उसे लगे कि जो बात मैंने उस संदर्भ में कही थी 20 साल पहले, वह वर्तमान संदर्भ में उपयोगी नहीं है, तो वो उस कविता का मूल्यांकन करते समय अपने विचार को बदल सकता है। प्लेटो कहते हैं कि काव्य जो है वो प्रकृति का अनुकरण है, जब कुछ समय बाद, प्रकृति का मतलब जीवन का अनुकरण है। अभी हमने यही बात कही शुरू में कि कवि जो है वो जीवन का सृष्टा है, सौंदर्य का दृष्टा है, सुंदरता को देखता है जीवन के अंदर और फिर उसे बेहतर शब्दों के द्वारा प्रकट करता है। यही बात कहीं ना कहीं प्लेटो और अरस्तु भी कहते हैं। प्लेटो के कुछ समय बाद जब अरस्तु आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, अनुकरण तो करता है लेकिन वो नकल मात्र नहीं है, वह रचनात्मक अनुकरण है। अर्थात वह उसमें अपनी कल्पना के द्वारा, अपनी सृजन शक्ति के द्वारा कुछ और चीज डाल देता है और वो थोड़ी नए रूप में प्रस्तुत हो जाती है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के मत जो है, अंग्रेजी साहित्य में, लैटिन साहित्य में, भारत में संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में, किन किन विद्वानों के क्या क्या मत है, इनके बारे में हम आगे की क्लासों में, जब भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो बिंदु हमारे सिलेबस में है उनका हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।